क्लास लेकर आई हूँ रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब वाक्य भेद पर मैं पहले भी इससे पहली क्लास भी ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया था सरल वाक्य क्या है, सरल वाक्य की परिभाषा, उसके उदाहरण बहुत डिटेल में बताया था और उम्मीद करती हूँ कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो आज मैं आपको आगे बताना चाहूँगी संयुक्त वाक्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद क्या है और इसकी पहचान क्या है। तो जल्दी से आप फटाफट सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, और बेल आइकन पर जरूर जाएं, जरूर टच करें, ऑल पर जाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो देखकर अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना ताकि आपकी मैम खुश हो जाए, उनका मनोबल बढ़ जाए। और अगर आपकी कोई डिमांड है, यानी आपकी कोई एडवाइस है, सजेशन है या आपका कोई टॉपिक स्पेशल है जो जिस पर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर आपके मुताबिक वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं बताने जा रही हूँ संयुक्त वाक्य क्या है ना। तो संयुक्त वाक्य जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, संयुक्त का मतलब है जोड़ना, है ना, यानी दो वाक्य जुड़े हुए को बोलते हैं संयुक्त। अब संयुक्त शब्द का मीनिंग तो हमें समझ में आ गया, अब इसके आगे डिटेल भी देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय लगे होते हैं। ये आप ध्यान दो कि कौन से शब्दों से दो वाक्य जुड़ते हैं। जिन शब्दों से दो वाक्य जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय वही होते हैं ना जो बदलते नहीं है, जैसे जिस पोजीशन में भी, चाहे किसी भी पोजीशन में हो, वो शब्द वैसा का वैसे यूज होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, तो वही अव्यय लग जाते हैं जिनको समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो समुच्चय बोधक कौन कौन से हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया इनकी सारी लिस्ट कैसे है। तथा, और, तथा, एवं, इनका सबका मीनिंग एक है क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी में है, इसलिए मैंने इनका इस तरह से लिखा है ताकि इसके आगे भी इसके भेद भी बताएंगे, ताकि वहां पर आपको ये बात समझ में आ जाए कि कैटेगरी क्यों रखी गई है। अब ध्यान से देखो, तथा, और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, या, अथवा, या, अब बीच में डैश का मतलब है कि वाक्य ऐसा है कि या तो ये या तो वो, ऐसे ये न में भी इसी तरह से ना तो ये है ना तो वो, इस तरह का भी आते हैं वाक्य। और इस तरह से आगे देखो, नहीं तो, अन्यथा, वरना, इस तरह के भी वाक्य आते हैं। लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु, ऐसे भी शब्द उसमें जुड़ते हैं। चाहे तो ये कर लो, चाहे तो वो, तो ऐसे भी वाक्य होते हैं। और ना कि ऐसा है, ना कि ये, तो इस तरह के भी वाक्य में ये वाले शब्द भी लगते हैं। इसको कैसे लगाना है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इसी में। तो इसके उदाहरण देख लो सबसे पहले कि संयुक्त वाक्य के उदाहरण क्या कहते हैं। आप यहाँ रह सकते हो या आपका भाई रह सकता है। अब ये जो या शब्द आया, ये शब्द आया समुच्चय बोधक अव्यय है जिसने दो वाक्यों को मिलाकर एक कर दिया। दो वाक्य कैसे, क्योंकि दो इसमें क्रियाएं लगी हुई हैं, तो दोनों में दो वाक्य इससे स्पष्ट हो रहा है और या शब्द ने इनको एक वाक्य में बदल दिया। इसी तरह से आगे देखो, माताजी बाजार गई और बच्चों के लिए खिलौने लाई। अब दो वाक्य हैं, अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हैं। आप यहाँ रह सकते हो, अगर ये नहीं लगा तब भी स्वतंत्र है। माताजी बाजार गई, ये भी स्वतंत्र अपने आप में। और बच्चों के लिए खिलौने लाई, माताजी शब्द दोनों में कॉमन रूप में लग सकता है, लेकिन और शब्द ने पुल बना लिया और दोनों वाक्यों को एक कर दिया, जोड़ दिया। तो ये तो हो गया समुच्चय वाचक के उदाहरण। अब आगे देखो, एक छोटी सी बात और है कि ये मैंने नोट लिखा है कि कभी कभी ऐसे संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अवयवों का लोप कर दिया जाता है। लोप यानी गायब कर दिए जाते हैं, लेकिन समझ आ रहा होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई समुच्चय बोधक अव्यय लगा है, लेकिन कॉमा लगा के उसे गायब कर दिया जाता है, उसे लोप कर दिया जाता है। तो वो कैसे है ये भी आपको समझाते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए क्या सोचा था, अब यहाँ कॉमा लगा है, क्या हो गया। रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे।
अब यहाँ कॉमा लगाकर यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बीच में कोई शब्द है जो गायब कर दिया गया है। क्या सोचा था? अब पर शब्द जो है वो स्पष्ट हो रहा है, पर क्या हो गया? अब पर जो है ये लोप है, लेकिन है ये अब समुच्चय बोधक अव्यय स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसमें स्पष्ट हो रहा है कि दो वाक्य हैं और उसको जोड़ने वाले शब्द भी हैं। अगर आप अपने आप से भी लगाते हैं तब भी वो संयुक्त वाक्य ही कहलाएंगे, भले ही वहां पे कॉमा लगा हुआ हो, ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं, है ना। तो इसके आगे अब मैं आपको बताऊंगी कि संयुक्त वाक्य के भेद क्या हैं। ओके, तो आगे हम समझते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं, जिनके कारण संयुक्त वाक्य यानी कि दो वाक्य एक बन जाते हैं। जिन शब्दों से बनते हैं उनको समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गई बात। अब देख लेते हैं कि संयुक्त वाक्य के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य और परिणामवाची संयुक्त वाक्य। ये 4 इसके भेद हैं और इन शब्दों से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से भेद है। तो देखो, संयोजक शब्द का मतलब ही है तो जोड़ने वाला शब्द। दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा होता है? तथा, और, या। तो इस तरह से शब्द जो लगे होते हैं उसमें उसको संयोजक संयुक्त वाक्य बोलते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखकर हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा इरादा क्या है, हम किस पर किस ओर इशारा कर रहे हैं ना। तो यह मेरी पुस्तक है और तुम्हारी पुस्तक कहाँ है? यह मेरी पुस्तक है और तुम्हारी पुस्तक कहाँ? ये और शब्द ने हमें बता दिया कि और शब्द ने इन दोनों वाक्यों को एक कर दिया, यानी कि इस शब्द ने पुल का काम कर दिया। ये इसने इसको भी मिला दिया और इसने इसको मिला दिया, यानी और शब्द जो है वो पुल का काम कर गया और दोनों वाक्यों को एक कर दिया। तो इसलिए और शब्द संयोजक शब्द है, इसलिए हमने कहा कि यह वाक्य संयोजक संयुक्त वाक्य है ना। क्लियर हो गया ना। संयोजक शब्द बीच में आया है जिसने दोनों वाक्यों को मिला दिया, इसलिए ये संयोजक संयुक्त वाक्य हो गया। आगे देखो, ये विभाजक शब्द आया। विभाजक का मतलब है डिवाइड करना, तो डिवाइड करने वाला शब्द बीच में आएगा जहां वो विभाजक संयुक्त वाक्य हो गया। तो इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। कैसे? मैं ना आपको जानता हूं, ना आपके पिताजी को। अब यहाँ ना शब्द ने बता दिया, इस दोनों वाक्यों को डिवाइड कर दिया, विभाजक कर दिया कि विभाजक बनकर आया ये वाला समुच्चय बोधक जो अव्यय है। इसने बता दिया कि ना तो ये दोनों ही वाक्य जो हैं आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, इसलिए ये विभाजक संयुक्त वाक्य हो गया, है ना। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें और जरूरत नहीं है समझने की, एकदम स्पष्ट हो रहा है कि न शब्द आया, न समुच्चय बोधक अव्यय है, जिसने ये क्लियर कर दिया कि ये विभाजक शब्द है, दोनों वाक्यों को विभाजित करने वाला है। अब आगे देखो, विरोधवाचक। अब यहाँ पे विरोध यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं उस पर आपत्ति जताई जा रही है और जो सुनने वाला है वो इस पर विरोध जता रहा है। वो कैसे? उदाहरण देख लेते हैं। वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई नहीं करता। अब यहाँ मगर शब्द ने विरोध उत्पन्न कर दिया कि वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई नहीं करता, यानी कि अगर वो पढ़ाई में भी अच्छा होता तो उन्हें खेलने से कोई विरोध नहीं था, यानी कोई आपत्ति नहीं थी। अब यहाँ मगर शब्द ने विरोध उत्पन्न किया, इसलिए ये विरोधवाचक संयुक्त वाक्य हो गया, है ना। आगे देखो, परिणामवाची। ये भी क्लियर हो रहा है, परिणाम यानी रिजल्ट। अब एक ऐसा शब्द इसमें लग जाता है जो परिणाम भी बता देता है, तो जो परिणाम जिससे पता चल जाए तो वो परिणामवाची संयुक्त वाक्य हो गया। वो कैसे? आज बाजार बंद था। आज बाजार बंद था, अतः शब्द ने रिजल्ट की ओर इशारा कर दिया। आज बाजार बंद था, अतः दवाई नहीं मिली, है ना। अतः या फिर इसलिए
भी हो सकता था। आज बाजार बंद था इसलिए दवाई नहीं मिली, यानी इसलिए यह अतः शब्द ने परिणाम की ओर इशारा किया, इसलिए इस वाक्य को हम कहेंगे परिणामवाची संयुक्त वाक्य। एकदम क्लियर है ना? अब इसमें कोई भी ऐसा दुविधा वाली बात नहीं है। अगर है भी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं और आपको जवाब जरूर मिलेगा, उत्तर मिलेगा। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए हम इंतजार करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।